मेरा नाम राज है। मेरा संबंध एक गांव से है। उस वक्त मैंने काले रंग की शेरवानी पहनी हुई थी और सर पर लाल रंग की पगड़ी थी। मैं उस वक्त एक कमरे में बैठा हुआ था और अपने सामने बैठी उस 12 साल की लड़की को देख रहा था, जिसे उसकी माँ समेत कुछ लड़कियां दुल्हन की तरह सजा रही थी। और वो लड़की हैरानी से ये सब देख रही थी। वो अपनी माँ से पूछ रही थी, माँ आज किसकी शादी है? उसके सवाल पर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, सोनम आज तेरी शादी है। इस सवाल पर वो लड़की हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी, फिर बोली, इतनी जल्दी कैसे? आप तो कहती थी कि जब मैं पढ़ लिख लूंगी तब आप मेरी शादी किसी इंजीनियर से करेंगी। क्या आपको मेरे लिए इंजीनियर मिल गया है? उसके सवाल पर उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई, जबकि मैं होंठ भींचे गुस्से में बैठा हुआ था। मुझे उस लड़की पर और उसके पूछे जाने वाले मासूम सवालों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। अब वो लड़की सोनम रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद मेरी और उसकी शादी हो गई और फिर विदाई का वक्त भी आ गया। वो रोते हुए अपनी माँ से और भाई से मिन्नतें कर रही थी कि मुझे खुद से दूर मत करो। उसका रोना देखकर मैं जैसे अपना गुस्सा पी ही रहा था। वो जिद कर रही थी कि घर के किसी व्यक्ति को ही साथ लेकर जाएगी, मगर सबके समझाने पर वो पूछने लगी, माँ, बाबा, भाई, आप कल तो आएंगे ना मुझे लेने? ये सुनकर सबको सांप सूंघ गया। कोई भी इस बात का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता था और अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं गुस्से से आगे बढ़ा और उसका बाजू जोर से अपने सख्त हाथ में दबोचा और उसे खींचता हुआ वहां से ले जाने लगा। वो रोते हुए ऊंची आवाज में बोल रही थी कि उसे अपने घर वालों के साथ रहना है, मेरे साथ नहीं जाना। मगर इस बात की परवाह किसे थी? मैं उसकी किसी बात पर भी दिल नर्म किए बगैर उसे बेदर्दी से घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। मैंने उसे गाड़ी में फेंकने वाले अंदाज से बैठाया। वो रो रही थी। उसके रोने की आवाज मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने उसे खामोश करवाने के लिए उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और चीख कर कहा कि अगर अब तुम्हारी आवाज आई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने उसे डराने के लिए गाड़ी के डैशबोर्ड से पिस्टल उठाई। पिस्टल को देखकर उसने रोना बंद कर दिया। मैंने एक नज़र उस पर डाली और फिर दोबारा ड्राइविंग करने में बिजी हो गया। मेरी और उस लड़की सोनम की उम्र में 15 सालों का फर्क था। वो मुझसे 15 साल छोटी थी और वो मेरी पत्नी बन चुकी थी। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। थोड़ी ही देर में हम लोग हवेली में पहुंच गए। मेरी माँ सोनम को देखकर उठ खड़ी हुई। उन्होंने सोनम के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और नौकरानी को कहा कि जाओ इस लड़की को स्टोर रूम में बंद कर दो। ये सुनकर नौकरानी भागती हुई आई और सोनम का हाथ पकड़ लिया। वो सोनम को घसीटती हुई वहां से खींच कर ले जा रही थी, जबकि सोनम हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो चीख चीख कर अपने बहन भाई और माँ बाप को बुला रही थी। उसकी हवेली में इल्तिजाएं गूंज रही थी, क्योंकि यहाँ कोई भी उसकी इल्तिजाएं सुनने वाला नहीं था। नौकरानी ने उसे स्टोर रूम में धक्का दिया। उस स्टोर रूम में सिर्फ पुराना आड़ कबाड़ पड़ा था। न यहाँ कोई बल्ब था और न पंखा, न रोशनदान और न खिड़की, इसलिए दिन के वक्त भी यहाँ गहरा अंधेरा छाया रहता था। ऐसा रहता था कि अपने पास की कोई चीज भी नजर नहीं आती थी। नौकरानी स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा चुकी थी। अब सोनम के चीखने की आवाजें दूर दूर तक जा रही थी। वो कह रही थी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मुझे माँ के पास छोड़ आए। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? उसके सवाल जारी थे, मगर हम में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में खाना टेबल पर लग गया और हम सब लोग खाना खाने लगे। स्टोर रूम से सोनम यानी मेरी नई नवेली दुल्हन के रोने की आवाजें आना बंद हो चुकी थी। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो स्टोर रूम में ठीक भी थी या नहीं। ऊपर से गर्मियां भी बहुत हो रही थी। हम लोग खुद तो एसी में बैठे थे, मगर इस स्टोर रूम में हवा, एसी या पंखे का नामो निशान तक नहीं था। दोपहर के 4 बज गए थे। मैंने नौकरानी को कहा कि स्टोर रूम से जाकर सोनम को ले आओ। मेरे एक ही ऑर्डर पर वो चली गई। थोड़ी देर बाद नौकरानी घबराई हुई आई और कहने लगी, सोनम मैडम बेहोश हो गई है। ये सुनकर माँ भी कहने लगी, उसको वहीं पड़ी रहने दो जब तक उसे होश नहीं आ जाता। माँ के लहजे में बेदर्दी थी और मेरे चेहरे के भाव भी यूं थे जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। हालांकि वो मेरी पत्नी थी और थी भी कम उम्र। शायद उसे अपने घर वालों से जुदाई का बहुत सदमा पहुंचा था। शायद वो ये भी ना जानती हो कि उसकी शादी क्यों की गई थी। मैंने नौकरानी से कहा कि जब उस लड़की को होश आए तो उसे मेरे कमरे में छोड़ देना। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। अब मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में जाना चाहता था। माँ मुझे कहने लगी, राज तुझे याद है ना वो लड़की कौन है?
तरस तो नहीं आ रहा तुझे उस पर? और तुझे उसके साथ क्या व्यवहार करना है वो तू जानता है। ये सुनकर मैं हंसा और बोला, इस बात को मैं कभी भुला नहीं सकता, मुझे सब याद है। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला आया। मेरा संबंध एक अमीर घराने से था। हम लोग बहुत अमीर थे। हम लोगों की जात चौधरी है। हम जिस हवेली में रहते थे वो गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। अभी मेरी आंख लगी ही थी जब मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मेरे दोस्त की कॉल थी और वो मुझे किसी ज़रूरी काम से बुला रहा था। मैंने सोने का इरादा छोड़ा और उठकर चला गया। दोस्त के साथ मैं बहुत बिजी रहा और जब वापस आया तो बहुत रात हो चुकी थी। जाने से पहले मैं सबको बताकर गया था कि वापसी पर देर हो सकती है। अब रात के 11 बज गए थे। अक्सर इस वक्त तक हवेली में सभी लोग सोने की तैयारी में बिजी होते थे। हम लोग रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने के आदी थे। जब मैं हवेली में आया तो नौकरानी से मुझे पता चला कि माँ भी सो चुकी है। बाकी सब अपने अपने कमरों में है और वो बोली, सोनम मैडम को मेरी माँ और मेरी बहन ने बहुत मारा है। वो कहने लगी, सोनम मैडम की हालत बहुत खराब है। जिस तरह नौकरानी उस लड़की पर तरस खाकर मुझे बता रही थी, मुझे नौकरानी पर गुस्सा आने लगा। मैंने उसे झटकते हुए कहा कि अगर तुमने अब उस लड़की से हमदर्दी जताई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरानी को बातें सुनाकर मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया। मुझे सोनम की सिसकियों के साथ रोने की आवाज़ आ रही थी। वो अभी तक लाल जोड़े में थी, सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, माथे पर झूमर और मांग टीका था। वो मेरे बेड पर मेरी अनुमति के बगैर बैठी हुई थी। मेरे जिस्म में गुस्से की लहरें दौड़ने लगी थी और मैं फौरन उसके पास गया। उसे खींचकर बेड से नीचे उतारा और जमीन पर धक्का दे दिया। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? तुम्हारी औकात मेरे कदमों में बैठने की है। मैंने उसे उसकी औकात बताई। वो रोते हुए मुझे कहने लगी, माँ बाबा के पास जाना है। उसने एक ही रट लगाई हुई थी। मेरे सब्र का बांध टूटा तो मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। अब वो खामोश हो चुकी थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ों और जख्मों के निशान थे, क्योंकि माँ और नेहा ने उसे बहुत मारा था। सोनम की आंखें लाल थी। जब मैंने उसका बाजू पकड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि उसे बहुत तेज बुखार है, लेकिन मैं उसकी फिक्र किए बिना वापस अपने बेड पर आकर बैठ गया और सिगरेट सुलगाने लगा। सिगरेट के कस लगाते हुए मैं सोनम को जमीन पर बैठे हुए बेआवाज रोता हुआ देख रहा था। उसे देखकर मुझे नए सिरे से वो सब याद आने लगता। मैंने सिगरेट एस्ट्रे में फेंकी। अब मैं उठा और सोनम को बाजू से पकड़कर उठाया, उसका दुपट्टा खींचकर उतारा और उसकी ज्वेलरी नोच नोच कर उतारने लगा। वो डर गई थी। मैंने उसे बेड पर धक्का दिया और खुद उसके पास जाने लगा। मेरी आंखों के सामने बार बार वो पल आने लगा था जिस वजह से आज मैंने सोच लिया था उन पापों की भरपाई अब सोनम ही करेगी। ये कुछ महीनों पहले की बात है। मेरी छोटी बहन रिया की मंगनी थी। रिया मुझसे 7 साल छोटी थी। जब उसने 12वीं क्लास पढ़ी तो हम लोगों ने उसकी मंगनी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगले गांव में ही हमने उसका रिश्ता तय किया। हम सब तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। जब मैंने उससे वजह पूछी तो वो बोली, पढ़ाई की टेंशन है इसलिए थोड़ा उदास हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने अपना फैसला बदला और उसे मौका दिया कि वो 2 साल और पढ़ ले, उसके बाद ही उसकी शादी की जाएगी। वरना हमारे खानदान में रिवाज था 12वीं क्लास पढ़ते ही लड़की की शादी हो जाती थी। काश मुझे पता होता कि मेरा ये फैसला मुझे सारी उम्र पछताने पर मजबूर कर देगा। मंगनी होने के कुछ दिनों बाद ही रिया का रवैया अजीब सा हो गया। वो काफ़ी हंसमुख सी लड़की थी, मगर अब खामोश रहने लगी थी। न ज़्यादा हंसती थी न ज़्यादा बोलती थी। हर वक्त बस कमरे में कैद रहती थी। उसका पढ़ाई को भी दिल ना करता। मैं कई बार रिया से उसके बदले हुए रवैये की वजह पूछ चुका था, मगर उसकी तरफ से कभी कोई तसल्ली देने वाला जवाब ना आया। घर के सब सदस्य रिया के बदले हुए रवैये को देखकर चिंता में थे। एक दिन मैं डेरे से जल्दी घर आ गया। बड़ी भूख लग रही थी, इसलिए माँ से फौरन खाना तैयार करवाने को कहा। रिया के कॉलेज से वापस आने का वक्त हो चुका था। नेहा मेरी बहन रिया से छोटी थी। वो प्राइवेट बीए कर रही थी। माँ ने खाना टेबल पर लगवा दिया था। खाने में मेरे पसंदीदा आलू के पराठे थे। मैं सोचकर कुर्सी खींचकर बैठ गया कि आज तो 2 पराठे खाऊंगा, लेकिन मैं कहाँ जानता था कि आज मेरे नसीब में खाना खाना लिखा ही नहीं था। अभी मैंने पहला निवाला ही लिया था जब मेरी बहन रिया हवेली में आई तो वो बहुत आवाज में रो रही थी। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां थी। रिया के सफेद यूनिफॉर्म पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। रोने की वजह से काजल बहकर गालों को काले कर गया था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। हम सब फौरन रिया की तरफ भागे।
जो अब बेहोश हो चुकी थी। जो बात उसकी सहेलियों ने हमें बताई, उसे सुनकर हम सब की आत्मा कांप गई। रिया के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी। पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई थी। मेरा खून खोल रहा था, दिल कर रहा था हर चीज को तहस नहस कर दूं। अपनी बहन से मैंने उस मुजरिम के बारे में पूछा था ताकि मैं उसे ढूंढ निकालूं और सरेआम उसे अपने हाथों से गोली मारूं, मगर मेरी बहन एक शब्द नहीं बोल रही थी। उसने बस इतना कहा कि वो अपने मुजरिम को नहीं जानती। मैंने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। सदमे के मारे दोबारा रिया बेहोश हो चुकी थी और फिर हम सब लोगों ने उस मुजरिम को ढूंढने के लिए गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन किसी जगह भी वो मुजरिम ना मिल सका। कई दिन तक हम उसे ढूंढते रहे, लेकिन फिर थकार कर बैठ गए। लेकिन अपने खास आदमी और दोस्त अमित को मैंने कह दिया कि वो मुजरिम की तलाश जारी रखे। उस वाक्य को 3 महीने गुजर गए। सब खत्म हो चुका था। जिस हवेली में पहले खुशियां अपना घर बनाए हुए थी, अब वहां गम के डेरे थे। लोग रिया पर उंगलियां उठाने लगे थे। हर कोई उसे बातें सुनाता था। कई लोगों का तो मैं मुंह बंद भी कर चुका था। उसकी मंगनी भी टूट चुकी थी। उसके ससुराल वालों ने उसको बहुत बुरा भला कहा और उसका मंगेतर भी उससे मुंह मोड़कर चला गया। गांव वाले रिया को कभी उदासी भरी निगाहों से देखते तो कभी गुस्से भरी निगाहों से देखते। रिया की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और यूं ही एक दिन वो इस दुनिया से विदा हो गई। जिस दिन रिया इस दुनिया से गई, वो दिन हम सब के लिए बहुत भारी था। मेरी आंखें इंतकाम लेने के जुनून में लाल हो गई थी। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि जिस दिन मेरा दुश्मन मुझे मिल गया, उसका वो हाल करूंगा कि सारा गांव देखेगा। मैंने अमित को काम पर लगाया हुआ था और यूं सब कुछ रूटीन पर आता गया और इस वाक्य को 1 साल बीत गया। हम सब की आंखों में आंसू आ जाते थे जब हम रिया के बारे में सोचते थे, उसे याद करते थे। साथ ही साथ मैं सोचता कि काश मैं उस वक्त उसकी शादी कर देता। अगर मैं रिया की पढ़ाई की वजह से उसकी शादी में ढील ना करता तो शायद रिया के साथ वो सब ना होता और शायद रिया आज भी जिंदा होती। कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा था जैसे अमित मुझसे कुछ कहना चाहता है। अमित को ही मैंने इस काम पर लगाया था कि वो हर पल मुजरिम की तलाश में रहे। मैं जब अमित से पूछता कि क्या बात है तो वो बात गोल कर जाता। मुझे यूं लगने लगा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। फिर जब मैं उससे पूछने की कोशिश करता तो वो कहता कि मैं आपसे क्या छुपाऊंगा, आज तक क्या मैंने आपसे कुछ छुपाया है। उसकी बात सुनकर मैं उस पर शक करना बंद कर देता। वैसे भी वो ठीक कह रहा था, वो मेरा वफादार साथी भी था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि अमित मेरे साथ क्या कर रहा था। जल्दी ये राज खुलने वाला था। मेरा छोटा भाई आकाश कुछ गुस्से में रहता था। उसका कहना था कि गांव की दूसरी तरफ के एक लड़के से उसकी किसी बात पर लड़ाई हो गई है। पहले तो आकाश ने मुझे लड़ाई की असल वजह नहीं बताई, फिर खुद ही कुछ दिन के बाद वो उदास सा चेहरा लिए मेरे पास आया और बोला कि हमारे गांव की एक लड़की है और वो बहुत गरीब है। उस लड़की का नाम माया है। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, मगर वो नहीं करती और मैं छुप छुप कर उससे मिलने जाता हूँ ताकि उसे शादी के लिए मना सकूं। उसका बड़ा भाई ये बात जान गया है, बस इसी वजह से हमारी लड़ाई हो गई है। वो किसी तरह मुझसे अपनी बहन की शादी नहीं करवाना चाहता। जब आकाश अपनी बात बताकर खामोश हो गया तो मैं गुस्से में उसे देखने लगा। मैंने उसे समझाया कि गरीब लोगों में शादी करना हम लोगों के खानदान के कानून के खिलाफ है, इसलिए तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैंने उसे समझाया तो वो मायूसी से मुझे देखने लगा। मुझे नहीं पता था कि उसे मेरी बात समझ आई थी या नहीं। मैंने उसे कहा कि इस बारे में माँ, दादाजी और बाबा को मत बता देना, वरना हंगामा होगा। आकाश हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। मैं नहीं जानता था कि आज रात में अपने भाई को आखिरी बार देख रहा था। अगले दिन मैं किसी काम से गांव से बाहर चला गया। कुछ दिन मैं गांव से दूर रहा। जब गांव वापस आया तो घर पर आकाश नहीं था। मैंने आकाश के बारे में पूछा तो घर वालों ने नहीं में सर हिलाया, क्योंकि वो नहीं जानते थे आज आकाश कहाँ गया है। मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब घर में हंगामा होने लगा। अमित आकाश को खून में लथपथ घर लाया था। आकाश को गोलियां लगी थी और ये गोलियां माया के भाई राजवीर ने मारी थी। न सिर्फ आकाश को बल्कि उसने अपनी बहन को भी गोली मार दी थी। उसकी बहन मारी गई थी और आकाश भी। एक और कयामत हम पर टूट पड़ी थी। पहले मेरी बहन मर गई और अब मेरा भाई। मैं सोच चुका था कि मैं उससे बदला लूंगा, खून के बदले खून। मगर अमित ने मेरे कान में कहा कि उसे मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है, एक ऐसी बात जो काफी दिनों से उसने मुझसे छुपा रखी है। अमित की बात सुनकर मैं चौंका था। अमित का रंग पीला पड़ा हुआ था। मैं अमित के साथ अपने कमरे में आया तो वो बोला, मैं जानता हूँ रिया मैडम का मुजरिम कौन है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया।
और चीख कर पूछा कि बताओ कौन है मेरी बहन का मुजरिम। पहले तो वो खामोश रहा और उसकी खामोशी मुझे गुस्सा दिलाने लगी। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और सवाल करने लगा। वो कहने लगा, रिया मैडम का मुजरिम वही है जिसने आपके भाई को मारा है, वही राजवीर। रिया राजवीर से प्यार करती थी, मगर राजवीर ने उसके साथ वो कर दिया जिसके बारे में रिया ने सोचा तक नहीं था। मैं सब जान गया था और आपको बताना चाहता था, लेकिन रिया ने मुझे कसम दी थी कि अगर मैंने इस बारे में किसी को बताया तो वो अपनी जान ले लेगी। वो राजवीर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए नहीं चाहती थी कि राजवीर को सजा हो। अमित शर्मिंदगी से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, क्योंकि उसने मुझे इतनी बड़ी बात से अनजान रखा था। अमित मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए बोला, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप राजवीर से किस तरह बदला लेंगे। उसने मुझे प्लान बताना शुरू किया। मैं चुपचाप अब उसकी बात सुन रहा था। जब उसकी बात पूरी हुई तो मैंने अपनी मूंछों को ताव दिया और दिल में सोचने लगा कि हाँ राजवीर जलील इंसान, अब कहाँ बचकर जाएगा तू मुझसे। मेरे प्यारे भाई आकाश के अंतिम संस्कार से पहले पंचायत बैठाई गई। राजवीर को उसके घरवालों समेत मेरे लोग उठा लाए थे। उस वक्त सब पंचायत में बैठे हुए थे। गांव के मुखिया जी ने हमें कह दिया था कि आप पैसे लेंगे या बदला, मगर मैंने उनके आगे अपना ये फैसला रखा कि मैं राजवीर की छोटी बहन सोनम से शादी करना चाहता हूँ। जो कुछ मेरी बहन और मेरे भाई के साथ राजवीर ने किया, उसके बदले मुझे उसकी बहन से शादी करनी है। ये सुनकर राजवीर तड़प उठा और उसे तड़पता देखकर मेरे दिल में खुशी के जज्बात पैदा हुए। यही तो मैं चाहता था कि वो तड़पे। गांव के मुखिया जी ने मेरे इस फैसले की इज्जत की थी। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं थी, गांव में सदियों से ये रस्म चलती आ रही थी। पंचायत ने फैसला किया कि कल ही मेरी सोनम से शादी हो जाएगी। अगर राजवीर या उसके घरवालों ने इस फैसले को ना माना तो राजवीर को कत्ल कर दिया जाएगा और उसके खानदान वालों को ये गांव छोड़ना होगा। ये फैसला सुनकर राजवीर समेत उसके खानदान वालों पर बिजलियां गिर गई। अगले दिन फैसले के मुताबिक मैं राजवीर के घर पहुंच गया था। सोनम को मैं पहली बार देख रहा था। वो बहुत छोटी थी, मगर सोनम के अलावा अब राजवीर की कोई और बहन नहीं थी। माया को तो वो पहले ही मार चुका था, इसलिए अब मेरे पास सोनम से शादी करने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं दिल में सोच रहा था कि इतनी आसानी से तो मैं राजवीर को माफ नहीं करूंगा। पहले सोनम के जरिए उसे तड़पाऊंगा और फिर राजवीर को खुफिया तौर पर मरवा दूंगा। मगर मैं नहीं जानता था जो मैं सोच रहा हूँ उसके उलट हो जाएगा। आज इस वाक्य को 1 महीना गुजर चुका था और इस राज को कोई भी नहीं जानता था कि मैंने सोनम के साथ क्या किया था। इस बारे में सिर्फ मैं और अमित जानते थे, क्योंकि अब सोनम का उसके घरवालों से हर संबंध खत्म हो चुका था। इसलिए उसके माँ बाप और भाई ये भी नहीं जानते थे कि सोनम के साथ क्या हुआ। माँ भी मुझे गुस्से में कहती थी, तू बताता क्यों नहीं, तूने क्या किया है। मैंने तो सोचा था खूब बदला लेंगे अपनी बेटी और बेटे की मौत का। मुझे तो लगता है तुझे उस पर तरस आ गया है, कहीं तू उसको उसके घर वालों के पास तो नहीं छोड़ाया। माँ की बातें सुनकर मैं बेबसी से उसको देखने लगा। इस तरह कुछ वक्त और गुजर गया। रातों को अक्सर मैं उठ जाता था, फिर मुझे नींद नहीं आती थी। अक्सर सपनों में मुझे सोनम दिखाई देती थी। मुझे लग रहा था मैं अपना दिमागी संतुलन खराब कर बैठूंगा। एक दिन मैं दुकान से जल्दी घर आ रहा था, जब मैंने देखा रास्ते में एक लड़का नेहा के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा था। नेहा चीख रही थी। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी पिस्तौल निकाली और उस लड़के की खोपड़ी में दे मारी। मैं डर गया था कि जिस तरह रिया को हवस का निशाना बनाया गया और हमने उसे खो दिया, कहीं ऐसा नेहा के साथ ना हो जाए। नेहा भागती हुई मेरे पास आई और मेरे गले लग गई। उसने मुझे बताया कि कॉलेज से आते जाते वक्त अक्सर ये लड़का उसे तंग करता था। मैं दिल में सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ जो मैंने इस लड़के को मारकर अपनी बहन की इज्जत को हमेशा के लिए बचा लिया। मैंने उससे कहा, नेहा अब तुम कॉलेज नहीं जाओगी, प्राइवेट पढ़ोगी। ये खबर फैल गई कि मैंने उस लड़के को मार दिया है। मुझे लग रहा था कि मैंने उस लड़के को मारकर ठीक किया है, मगर मैं नहीं जानता था कि इस बार फैसला मेरे लिए सही नहीं होगा। मुझे ये गलतफहमी थी कि इस बार भी जीत मेरी ही होगी। जब पंचायत बैठी तो फैसला ये किया गया कि पिछली बार राजवीर वाले केस में उसकी बहन फिरौती के तौर पर तुम्हारी हवेली में गई थी, मगर इस बार तुम्हारी बहन नेहा फिरौती के तौर पर जाएगी और उस मारे गए लड़के के बड़े भाई की पत्नी बनेगी। ये फैसला सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने विरोध करने की कोशिश की तो पंचायत वाले मुझे जैसे काट खाने को दौड़े। पंचायत का फैसला मुझे हर हाल में मानना पड़ता, वरना हम लोग गांव से निकाल दिए जा सकते थे। हम लोग अब बेबस हो चुके थे, क्योंकि हमने तो बड़ी आसानी से राजवीर की बहन को मांग लिया था। अब वक्त आ गया था कि वो वक्त हम पर भी गुजरता, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नेहा को यहाँ से भगा दूंगा। मेरी अब एक ही बहन रह गई थी
आज रात मैंने उसे गांव से शहर भिजवाने का प्लान बनाया। सब तैयारी चुपके से हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चुपके से कोई हम पर नजर रख रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि उसी खानदान के लोग थे जिनका भाई मेरे हाथों मारा गया था। पंचायत में मैंने उस जलील लड़के की असलियत बताई थी, मगर पंचायत का कहना था कि कोई कितना बड़ा ही पाप क्यों ना कर दे, उसे अपने हाथों से मारना कानून के खिलाफ है। मुजरिम को सजा देना आम आदमी अपने हाथ में नहीं ले सकता। जब रात के पहर मैंने नेहा को भगाना चाहा तो बिल्कुल उसी वक्त उस लड़के के खानदान वाले पंचायत वालों को भी ले आए। यूं हम सब बुरी तरह पकड़े गए और सजा के तौर पर मुझे 1 महीने की कैद सुनाई गई। इस तरह मैं अपनी बहन की शादी में शामिल हुए बगैर ही जेल चला गया। जेल में भी मुझे सुकून ना आया। हर पल मेरी आंखों के सामने मेरी बहनें और सोनम आ जाती थी। जब मैं 1 महीने बाद जेल से छूटकर आया तो माँ भी मेरे गले लगकर रोने लगी। उन्होंने बताया कि नेहा की हालत बहुत खराब है, उस पर बहुत जुल्म होता है। उनकी बात सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। मुझे अपनी बहन बहुत प्यारी थी। जब मैं उसकी ससुराल गया तो उसकी हालत देखकर दिल मुंह को आ गया। मेरी तरफ देखकर वो गुस्से में बोली, भाई ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने उस लड़की पर बहुत ज्यादा जुल्म किया और आपने ही अपनी मर्जी से इस क्रूर प्रथा को शुरू किया है कि जुल्म के बदले में किसी की बेटी या बहन से शादी कर लो। आपने ही तो पहले उस बेचारी बच्ची सोनम से शादी की थी, उस पर एक ही दिन में इतना जुल्म ढाया। ये आपके साथ ठीक हो रहा है? आपने सोनम यानी एक ऐसी लड़की को सजा दी जिसने कोई गुनाह किया ही नहीं था। समझ जाइए आप और यहाँ से चले जाएं। नेहा की बातें सुनकर मैं टूट कर रह गया। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने बहुत गलत किया था। हालांकि मेरे पास और भी रास्ते थे कि मैं या तो पैसे लेता या बदला लेता, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से जानबूझकर राजवीर और उसके खानदान वालों को तकलीफ देने की वजह से सोनम से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। ये मैंने बहुत ही क्रूर रस्म शुरू कर दी थी जिसमें दुल्हन के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। उसे ऐसे जुर्म की सजा दी जाती है जो खुद उसने किया ही नहीं था। मैं घर आया तो उस रात के बारे में सोचने लगा। उस रात मैंने सोनम को बेड पर धक्का दिया था, उसका दुपट्टा और ज्वेलरी नोच कर उतारी थी और फिर उसको मारने लगा। उसे मारने के बाद मैंने उससे शारीरिक संबंध बनाया। मैंने अपनी बेकसूर बहन रिया का बदला सोनम से लिया था। बुखार और सदमे में शामिल सोनम मेरा जुल्म बर्दाश्त न कर पाई और उसकी हालत खराब हो गई और उसने दम तोड़ दिया। वो मर चुकी थी। उसकी उम्र बहुत छोटी थी। मैंने फौरन अमित को बुलाया और उससे कहा कि इसकी मौत के बारे में किसी को पता ना चले, वरना बहुत बदनामी होगी। माँ ने भी मुझे मना किया था कि मैं कभी सोनम को अपनी पत्नी स्वीकार न करूं, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी ताकि हम लोग उससे अपने बहन भाई का बदला ले सके। मैंने सिर्फ अपने बदले की आग में सोनम के साथ संबंध बना लिया था। अमित के साथ मैंने उसे अपनी हवेली के पिछले हिस्से में जमीन में गाड़ दिया। सोनम के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद से सोनम मुझे अक्सर सपनों में नजर आती और अपना कसूर पूछती थी। आज नेहा की बातों ने मुझे आईना दिखा दिया था। अगर मैं राजवीर से ही अपना बदला लेता और सोनम को सजा ना देता तो शायद मेरी बहन नेहा के साथ भी ऐसा ना होता। नेहा को मेरे किए गए पाप की सजा ना मिलती। अगले दिन ही मैंने पंचायत बैठाई और अपनी गलती स्वीकार करने के साथ साथ सोनम की मौत के बारे में भी बताया। मेरे मुंह से मेरे जुर्म के बारे में सुनकर पंचायत ने मुझे 5 साल कैद की सजा सुनाई और मेरी बहन नेहा को उसके जालिम ससुराल वालों से तलाक दिलवा दी। अगर मैं आज अपना जुर्म स्वीकार ना करता तो मेरी बहन कभी इस जालिम रस्म के बंधे हुए रिश्ते से आज़ाद ना होती। मैं जेल में जा चुका था और यहाँ आकर मुझे सुकून महसूस हो रहा था। अब मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अब कोई बुरा काम नहीं करूँगा और हर तरह के पापों से बचूंगा। साथ ही साथ मुझे इस बात का अंदाजा भी हो गया था कि लड़कियों की तस्करी जैसी जालिम रस्म को हमेशा के लिए हमें ख़त्म कर देना चाहिए। ये सब भी कानून के खिलाफ है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।